हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 5 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पर। साथ ही पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चंस पर भी डिटेल में बात करेंगे और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज का सवाल, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर रोज देते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप इसे अपने टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको, जो करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, आपको पसंद आ रहे हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही यदि अभी तक आपने आज के वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस नदी पर पहला एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा? उत्तराखंड का पहला एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म। ऑप्शंस हैं ए भागीरथी, बी लोहावती, सी गंगा या फिर डी अलकनंदा। और सही आंसर है ऑप्शन डी अलकनंदा। अलकनंदा नदी पर चमोली जिले में कर्णप्रयाग के समीप अलकनंदा नदी के किनारे स्थित जिलासू में, जिलासू एक स्थान का नाम है, अलकनंदा नदी पर एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, यह जो ग्लास प्लेटफॉर्म होगा यह करीब 8 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा प्लेटफॉर्म होगा। साथ ही इसमें रिवर बीच भी विकसित किया जाएगा। अलकनंदा नदी के किनारे जिलासू और लंगासू क्षेत्र जो स्थित हैं, इन्हें पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की उत्तराखंड सरकार की योजना है। बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित जो जलासू में, वहां पर जो रिवर व्यू है वो पर्यटकों को अपनी ओर बहुत आकर्षित करता रहा है इससे पहले भी। इसी को देखते हुए सरकार जो है इस क्षेत्र को पर्यटन हब के रूप में विकसित करना चाहती है। इसीलिए ये जो ग्लास प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय है ये लिया गया है। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जीएसटी कलेक्शन में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। सही आंसर है ऑप्शन ए पहला। हिमालयी बेल्ट के जो राज्य हैं उनमें इस वर्ष यानी 2020 में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन उत्तराखंड का रहा है। उत्तराखंड में दिसंबर 2020 में जीएसटी का जो कलेक्शन रहा वो रहा 1246 करोड़ रुपए, और ये कलेक्शन पिछले वर्ष की तुलना में यानी 2019 की तुलना में इसमें 3% वृद्धि दर्ज की गई है। यानी पिछली बार जो कलेक्शन था उससे 3% ज्यादा इस बार का कलेक्शन रहा। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार दिसंबर 2019 में जो जीएसटी कलेक्शन था वो 1213 करोड़ रुपए रहा था, और इस बार कोरोना महामारी के बावजूद जो टैक्स वसूली है उसमें भारत के बहुत कम राज्यों में पिछली बार की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, और ऐसी बढ़ोतरी दर्ज करने वाला उत्तराखंड देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके द्वारा किस खतरे के कारण टाइगर रिजर्व के लिए एसओपी जारी की गई है? ऑप्शंस है ए कोरोना वायरस, बी मनुष्य, सी आवारा कुत्ते या फिर डी हाथी। सही आंसर है ऑप्शन सी आवारा कुत्ते। आवारा कुत्तों के खतरे के कारण जो है ये एसओपी जारी की गई है। देश में बाघों के संरक्षण और संवर्धन हेतु कार्य कर रही एनटीसीए, अभी बताया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसने बाघों को आवारा कुत्तों से खतरे के कारण एसओपी, एसओपी का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत चर्चा में रहा तो पूछ लिया जा सकता है। ये एसओपी इस संबंध में जारी की गई है, और ये जो एसओपी है ये देश के सभी टाइगर रिजर्व्स के लिए जारी की गई है। एसओपी जारी करने के 3 जो मुख्य कारण हैं वो हैं, एक तो है कुत्तों से बाघ और अन्य वन्य जीवों को बीमारी का खतरा। कुत्तों के कारण जो वायरस फैलता है उससे बाघों को बीमारी का खतरा है। दूसरा है वन्य जीवों के शिकार का खतरा। अब कुत्ते जो है वन्य जीव का शिकार करेंगे तो बाघों का भोजन कम हो जाएगा।
और तीसरा है कुत्तों के अपनी नस्ल के जंगली जानवरों से प्रजनन का खतरा। इस संबंध में टाइगर रिजर्व के आसपास जो गांव हैं या जंगल हैं, वहां जो भी आवारा कुत्ते पाए जाते हैं उनका बंध्याकरण और टीकाकरण करने के निर्देश एनटीसीए द्वारा जारी किए गए हैं। यहाँ पर बात कर लें कि एसओपी जारी करने का इनमें से जो सबसे प्रमुख कारण है वो पहला वाला है, कुत्तों से बाघ और अन्य जीवों को खतरा जो है वह बीमारी का जो खतरा है, क्योंकि कुत्तों से फैलने वाला जो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है सीडीवी, इससे बाघों को बहुत ज़्यादा खतरा है। इस वायरस से कारण इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क में बाघों की मौत हो चुकी है, और इसी को देखते हुए जो एनटीसीए है वो बाघों के संरक्षण पर कोई खतरा नहीं लेना चाहता, इसलिए ये एसओपी जारी की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नेम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाएगा? ऑप्शंस हैं होली हिमालय, हिलांस, अम्ब्रेला या फिर हिमाद्री। और सही आंसर है ऑप्शन सी, अम्ब्रेला ब्रांड। अम्ब्रेला ब्रांड के नाम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए ये नया ब्रांड तैयार किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, राज्य में हस्तशिल्प, हैंडलूम, एमएसएमई विभागों और स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ब्रांड बनाया जाएगा जिसका नाम रखा गया है अम्ब्रेला ब्रांड। इस अम्ब्रेला ब्रांड को बनाने का उद्देश्य वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना और इसके साथ ही उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी पहचान बनाना, ये प्रमुख लक्ष्य हैं इसके। वर्तमान में जो यहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं उनको हिमाद्री, हिलांस आदि इन ब्रांड नेम से बेचा जा रहा है। और अब ये जो अम्ब्रेला ब्रांड है इसको बनाने का जो काम है वो उद्योग विभाग का है, और इसके लिए उद्योग विभाग द्वारा अम्ब्रेला ब्रांड के लोगो और टैगलाइन के लिए जो भी इससे रुचि रखते हैं जो लोग, उनसे आवेदन मांगे गए हैं। अब जो लोग आवेदन करेंगे उन आवेदनों में से जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे तो उनको 75,000 रुपये प्रथम वाले को और 50,000 रुपये का द्वितीय वाले को ये पुरस्कार भी इसमें दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, गाजर घास को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम, चटक चांदनी या फिर उपरोक्त सभी। तो गाजर घास को इन सभी नामों से जाना जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी, कांग्रेस, पार्थेनियम, चटक चांदनी। इसके अलावा भी और नाम हैं, हम नीचे डिटेल में देखते हैं। गाजर घास के जो अन्य नाम हैं कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम, चटक चांदनी, सांता मारिया, चिड़िया बाड़ी, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, इसलिए इतने सारे इसके नाम हैं। 1980 में अमेरिका से गेहूं निर्यात के दौरान ये जो गाजर घास है ये भारत में आई। ये एक वर्षीय शाकी पौधा है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु हैं उनकी क्रियाशीलता को ये बहुत नुकसान पहुंचाता है, उनकी क्रियाशीलता को कम कर देता है, जिससे अन्य जो पौधे हैं उनको नुकसान होता है। और इसमें जो है एक एक्सक्यूटरपिन लैक्टोन नामक जो विषाक्त पाया जाता है, उसके कारण जो अन्य जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। इसके साथ ही जो पशु हैं, अन्य जीव जंतु हैं और साथ ही मनुष्य है, उनको भी कई प्रकार की बीमारियां इस घास से हो जाती हैं। इसके नियंत्रण का जो उपाय है वो है या तो इनको जड़ से ही उखाड़ दिया जाए और बायोगैस उत्पादन में इनका गोबर के साथ उपयोग किया जाए, और इसका दूसरा कोई उपाय अभी तक नहीं मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है आज का, भारत में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस राज्य में लॉन्च की गई है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। क्या लॉन्च किया गया है? हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी। यह सुविधा विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराई गई है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने की है। तो फ्रेंड्स, बांधवगढ़ जो अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य है, ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। अभी तक यहाँ केवल जीप से वाइल्ड लाइफ सफारी की जाती थी, लेकिन अब अफ्रीका को देखकर, अफ्रीका के ये हॉट एयर बैलून सफारी हो रही थी, उसकी तर्ज पर मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहाँ पर भी हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कराई जाएगी।
और इस नए आकर्षण से मध्य प्रदेश का पर्यटन भी और बढ़ेगा। यानी हॉट एयर बैलून से जो है जंगल में घुमाया जाएगा, और एक तो इससे खतरा भी कम होगा, दूसरा जो जंगली जीवों का है, बाघ आदि का अच्छी तरह से लोग उनको देख भी पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 7वां, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शंस हैं केरल, मुंबई, गुजरात या फिर गोवा। सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। देश की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। इस रिफाइनरी के लिए जो लिथियम है वो मंगाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से इसका आयात किया जाएगा और यहाँ पर यानी गुजरात में इस लिथियम को प्रोसेस करने का काम किया जाएगा। और ये काम करने के लिए एक मणिकरण पावर लिमिटेड है, ये कंपनी है, ये इसमें निवेश करने जा रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लें कि लिथियम एक बहुत ही दुर्लभ तत्व है और भारत में नहीं पाया जाता है, तो इसके लिए हाल ही में भारत ने जो है बोलीवियाई लिथियम भंडार तक पहुंच प्राप्त की है, यानी वहां से लिथियम मंगाया जाएगा। क्यों मंगाया जाएगा? क्योंकि भारत में जो है 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को 30% तक बढ़ाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, और इसके लिए जो वाहन नीति है वो भी इसीलिए अभी जो वाहन नीति लाई गई है वो इसीलिए लाई गई है, उसमें ये भी एक उसका लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 4 जनवरी, 4 मार्च, 4 फरवरी या फिर 4 मई। और सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 जनवरी को। क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। याद रखेंगे, दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुईस ब्रेल भी कहा जाता है इनको, इनकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 4 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, लुई ब्रेल का जन्म उत्तरी फ्रांस के कूफरी शहर में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। इस दिन क्या क्या किया जाता है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, नेत्र रोगों की पहचान, रोकथाम और पुनर्वास, इन विषयों पर चर्चा की जाती है और उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं सरकार द्वारा और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ब्रेल दिवस के लिए 6 नवंबर 2018 को पहले प्रस्ताव पारित किया था, और उसके बाद विश्व भर में 4 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया था। तो ये भी याद रखेंगे कि 4 जनवरी 2019 को पहली बार मनाया गया था। विश्व ब्रेल दिवस को संचार साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। तो ब्रेल यानी ब्रेल लिपि के महत्व के बारे में जागरूकता। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसमें कि ब्रेल जो है एक लेखन पद्धति है और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए इसको सृजित किया गया था। यह एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है, यानी स्पर्श करके इसको जो दिव्यांग होते हैं, नेत्र दिव्यांग होते हैं, वो पढ़ सकते हैं। इसे एक विशेष प्रकार के उभरे पढ़ेंगे इसको, उभरे कागज पर लिखा जाता है। तो उस उभरे कागज पर अपने हाथों के स्पर्श से नेत्रहीन व्यक्ति जो है उसको पढ़ते हैं। इसकी संरचना फ्रांसीसी नेत्रहीन शिक्षक और आविष्कारक लुईस ब्रेल ने की थी, और इसलिए इन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि रख दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस कोरोना वायरस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस हैं ए कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन, ए या बी दोनों, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को ही मंजूरी दी गई है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, इसके द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 के टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के स्वदेश में निर्मित जो टीका है कोवैक्सीन, इन दोनों को देश में सीमित आपातकाल की मंजूरी दे दी है। रविवार को हाल ही में ये मंजूरी दी गई। देश के ड्रग कंट्रोल जनरल VG सोमानी, इन्होंने क्या कहा कि यदि सुरक्षा से जुड़ा थोड़ा भी जोखिम होता तो हम किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं देते। वैक्सीन 110% सुरक्षित है और कोविशील्ड को 70.42% प्रभावी पाया गया है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कई जगह इसका विरोध भी हो रहा है कि इससे नुकसान होगा, कई जो नेता लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये इसकी सफाई में कहा।
साथ ही भारत में बायोटेक की कोवैक्सीन सुरक्षित है और मजबूत प्रतिरक्षा देती है, ये भी उनके द्वारा कहा गया। ये जो कोवैक्सीन है ये पूरी तरह से देश में विकसित और निर्मित है और इसे भारतीय अनुसंधान परिषद ICMR की मदद से भारत बायोटेक ने विकसित किया है। तो ये याद रखेंगे आप। जो इसमें कोविशील्ड है वो तो ऑक्सफोर्ड की मदद से बनाई गई है, लेकिन जो कोविशील्ड है वो भारत बायोटेक ने विकसित की है, इसलिए ये पूर्णतया स्वदेश में विकसित और निर्मित इसको कहा जाएगा। तो इसको भी आप याद रखेंगे। कौन सी वैक्सीन? कोवैक्सीन। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? ऑप्शंस हैं 2030, 2028, 2035 या फिर 2026। सही आंसर है ऑप्शन डी, 2026 के अंत तक। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साल 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में इसकी डिजाइन का प्रस्ताव रखेगा। नासा से चांद की सतह पर एक फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा गया है। इसकी क्षमता जो होगी वो 40 किलोवाट की होगी और यह सिस्टम चांद पर अमेरिका की लगातार मौजूदगी और साथ ही मंगल के भावी दौरों को भी सपोर्ट करेगा। अब ऐसा क्यों किया है अमेरिका ने? क्योंकि चंद्रमा में हीलियम 3 बहुतायत में है और परमाणु ऊर्जा तैयार करने में यह बहुत उपयोगी होता है, इसलिए अमेरिका ने सीधे अंतरिक्ष में पावर प्लांट बनाने की तैयारी कर ली। लोग यहाँ नहीं बना पा रहे हैं दूसरे देश, तो अमेरिका जो है चांद में बनाने जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी और चंपावत। और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं प्रेम मेहरा, अमित नेगी, अशोक कोहली, प्रिंस परिहार, बब्बी बोहरा, हिमांशु कलोनी, दीप बेडवाल, जीवन जोशी, रितिका गोस्वामी, वीरेंद्र रौतेला, साहिब अहमद, नरेश रावत, प्रीति नेगी, पुष्पा राणा, मुकेश सिंह, ज्ञान बुधौरी, सुमन टमटा, नारायणपुर खरसाली, अजय सिंह बिस्ट, धैर्य वालिया, प्रियंका पाटनी, प्रभात रावत, शिक्षा नौटियाल, घंटा टॉप देहरादून, अनीता चंद, नवीन भट्ट, रोशन चौधरी, नेहा पांडे, जोशी सरिता, ऋषभ रावत, निशी कोहली, पूनम पंत, खुशी, कल्पना चमोली, शिल्पी बिस्ट, मनोज रावत, पल्लवी सिंह ओझा, सुदीप राणा, विजय, उत्तम नेगी, सोनी रिखारी, दीपेंद्र सिंह रावत, रविंद्र कुमार, अंकित कुमार आर्या, लखविंदर सिंह, अक्षय कंडारी, मंजीत बिस्ट, होप इज लाइफ, शिवम ममगाई, पूजा, साइंस लर्नर रघुवीर और नेहा राणा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पौड़ी। डिटेल में इसको देखते हैं। ये जो सोना नदी वन्य जीव विहार है इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि पक्षियों की बहुत ज़्यादा 60 से भी अधिक प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, इसलिए इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। याद रखेंगे इसको भी। ये जो है पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। इसे 1987 में स्थापित किया गया था, जनवरी 1987 में, और यह 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, उसका एक हिस्सा है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से जारी एक सर्वे के अनुसार यह जो विहार है वो वन्य जीवों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, यानी बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशंस वहाँ पर वन्य जीवों के लिए हैं, और इसीलिए जो है हाल में ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है। यहाँ पक्षियों की 60 प्रजातियों के साथ ही हाथी, टाइगर, तितलियों और भी बहुत सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। कछुओं की दुर्लभ प्रजाति, जो इसमें मेन पॉइंट है, वो एक तो है कछुओं की दुर्लभ प्रजाति और दूसरा है विलुप्त के कगार पर पहुंचे घड़ियाल, ये भी इस वन्य जीव विहार में दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा जो इसका एक प्रमुख कारण है कि यहाँ पर टाइगर की संख्या जो है तेजी से बढ़ रही है। अन्य जगहों जहाँ टाइगर की संख्या, बाघों की संख्या घट रही है, तो सोना नदी वन्य जीव विहार में उनकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा का कारण रहा है। यह वन्य जीव विहार अपनी जैव विविधता के कारण एक अलग ही पहचान रखता है। और साथ में यहाँ पर यह भी दिया है कि वन्य जीव विहार कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है,
इसके प्रवेश द्वार जो है वतनवासा गेट, कालागढ़ कोटद्वार और दुर्गा देवी गेट है। फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। उत्तराखंड का गोल्डन बॉय के नाम से किन्हें जाना जाता है, यानी उत्तराखंड का गोल्डन बॉय किन को कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए जसपाल राणा, बी अशोक खंडूरी, सी सुबोध राणा या फिर डी अमित नेगी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आपके पास अगर कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने बहुमूल्य सुझाव भी जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या फिर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि उत्तराखंड और देश दुनिया के करंट अफेयर्स की जो हमारी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।